हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस को स्टार्ट किया था एंड पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था पहला तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, देन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को हम लोग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी हम लोग बोलते हैं। फिर देखा हमने एक्रूअल एंड देन मैचिंग कॉन्सेप्ट। 6 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, है ना। क्या क्या बोलते हैं एक बार रिवाइज करते हैं। पहले हम देखो एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि देख भैया, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट पर्सन है। अकाउंटिंग जो होता है वो बिजनेस के बुक्स में होता है, बिजनेसमैन के बुक्स में नहीं। वो अपने बुक में सेपरेट अकाउंटिंग करेगा। हम लोग किससे बुक में अकाउंटिंग करते हैं? हम लोग बिजनेस से बुक में। इसीलिए कैपिटल जो इन्वेस्ट होता है वो लाइबिलिटी कहलाता है, एंड इंक्लूडिंग प्रॉफिट भी, वो भी किसका? ओनर का है, इसलिए वो भी हम लोग लाइबिलिटी ही उसको बोलते हैं। ओके, जो सेकंड है हम लोग फिर क्या बोले? हम लोग बोले मनी मेजरमेंट कि देखो भैया, जो चीज़ों जिन मतलब ट्रांजेक्शन्स को आप वैल्यू कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी ना, उन्हीं को रिकॉर्ड करो, बाकी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। बाकी को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखिए हम लोग? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि देखिए भैया, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? ना ही मेरा इंटेंशन है, ना ही कोई ऐसा नीड है हमको बंद करने का बिजनेस। तो बिजनेस एक फोर्सेबल फ्यूचर तक हमारा ऑपरेट करेगा, है ना। हम लोग का बिजनेस कब बंद होगा ये बता सकते हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न मान कर ही हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। मतलब हम लोग पहले से मान लेते हैं कि हमारा जो है गोइंग कंसर्न ही हमारा चलने वाला है, ठीक है। क्योंकि गोइंग कंसर्न नहीं हुआ, सोचने का हमारा तरीका पूरा बदल जाएगा। याद होगा आपको दादी माँ वाला, ठीक है। फिर क्या देखिए, अब देखो अगर तुम्हारा बिजनेस अगर भाई कंटिन्यू ही हो रहा है, ऐसे चलते रहेगा, तो एक बात तो मुझे बताओ कि कब तुम मेजर करोगे परफॉर्मेंस अपना? तो बोलता है देखो, इसको परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए स्मॉल बट वर्केबल पीरियड जो 12 महीने का होता है वो हमें लेना पड़ता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का होता है? वो 12 महीने का होता है। हाँ, बट वो 12 महीने का जनरली होगा, बट फर्स्ट और लास्ट ईयर ऑफ बिजनेस में हमारा 12 महीने से कम का हो सकता है, चलेगा, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या पता है? देखो दो दो बेसिस होता है अकाउंटिंग को फॉलो करने का, एक कैश बेसिस, दूसरा हमारा एक्रूअल बेसिस। तीसरा भी किसी ने पढ़ा होगा, हाइब्रिड पढ़े था, अब वो नहीं है ना, कैश या फिर हमारा एक्रूअल। तो कैश बेसिस क्या होता है कि देखो हम लोग जो अपना एक्सपेंडिचर या फिर जो हमारा इनकम है ना, उस बेस से रिकॉर्ड करें जितना हम लोग को मिला है, मतलब इनकम जितना मिला है उसका बात करेंगे, और एक्सपेंडिचर जितना पे किए इसका बात करेंगे। इस हिसाब से निकालने हैं क्या हम लोग अपना इनकम। लेकिन अगर एक्रूअल का बात आप करो तो वो पता है क्या बोलता है? देखो अगर आपने कोई चीज़ अपने अर्न कर लिया, भले नहीं मिला है, आप उसको रिकॉर्ड कर लो। या फिर आपने कोई चीज का पेमेंट अभी नहीं किया बट आपने खर्च कर लिया, इंकर कर दिया। इसे मान लो क्या हुआ, आपने मान लो रेंट आपने पे नहीं करा, बट आपने यूज कर लिया प्रॉपर्टी को, तो आपको रेंट देना ही पड़ेगा आज ना कल। तो वो आप अब आप उसको आउटस्टैंडिंग बुक कर लो, बट वो आपको बुक करना पड़ेगा इसी अकाउंटिंग पीरियड में। तो बोलता है एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी आपका खर्च हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर लो आप, भले ही पेमेंट अभी नहीं हुआ, पेमेंट आप कल परसों आप कर दोगे उसको, ठीक है। वैसे ही फिर क्या हुआ, हम लोग पढ़े मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? वो बैक किया अक्रूवल को ही, सच में बोलता। तो वो क्या बोलता है पता है? एक अकाउंटिंग पीरियड में अगर कोई रेवेन्यू अगर आप बुक कर रहे हो, अगर आप 10 लाख का सेल आपने बुक करा था, याद होगा आपको, तो उसके रेस्पेक्ट में जो भी आपने खर्च करा सबको आपको रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। आप भले ही पेमेंट नहीं को, बट आपने खर्च कर लियो तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, रेवेन्यू जितना बुक हो रहा है, खर्च उतना का ही बुक होना चाहिए। अगर 12 महीने का रेवेन्यू तो 12 महीने का ही खर्च बुक होना चाहिए। अगर 1200 यूनिट का सेल तो 1200 यूनिट का ही खर्च बुक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने 1200 यूनिट का सेल बुक करा और आपने 1500 का आपने खर्च बुक कर लिया और फिर आप देख रहे हो प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो भैया 300 का आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? यस सर, क्लियर है। तो आओ नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बस रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट सेक्शन में आप ना बताओ कि आपको लेक्चर्स कैसा लग रहा है, ठीक है। और जिन लोगों को नोट्स से मिला है, नोट्स आपको कितना हेल्प कर रहा है आपको पढ़ने में ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ आप, ठीक है मुझे। और मुझे अगर लगेगा कि नहीं चलो आपके लिए और कुछ इंप्रूव करना, तो मैं करूँगा उसको, ठीक है। चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट है हमारा, देखो क्या आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रिलेशन कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, डुअल एस्पेक्ट, ये सब कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। बट इन सबको पढ़ने के पहले ना मैं एक आपको कन्वेंशन पढ़ाना चाहता हूँ, जो है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी इसको बोलते हैं हम लोग, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। पहले उसको पढ़ाता हूँ, फिर ना ये दो चीज़ों को समझने में आपको तो आसानी होगा, ठीक है। क्या होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? देखो ध्यान से, तो कोई भी चीज़ के बारे में प्रूडेंट प्रूडेंट होना, प्रूडेंट, इसका मतलब पता क्या होता है? प्रूडेंट होने का मतलब कि हम लोग ना, मतलब पहले से सचेत रहना, पहले से चीज़ों के लिए तैयार रहना, ठीक है। देखना ऐसे, अभी जो आशिक लोग होता है, आशिक, ठीक है, एक बार उनका दिल टूटने पर देखना व्हाट्सअप के स्टेटस हो, क्या का स्टेटस हो, भर देता है। तब इतना आपको ज्ञान देगा ना, लाइक किसी से उम्मीद नहीं रखना चाहिए। ये उम्मीद ही वो चीज़ है जो हम लोग को दर्द पहुंचाता है। आप एक्सपेक्टेशन रखे थे इसलिए आपको ऐसा होता है, तो वही हमारा बिजनेस नहीं फॉलो होता है। थोड़ा सा आशिक लोग का बात भी सुन लिया करो यार। समझो क्या, कि आपको अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई मुझे लॉस हो सकता है,
या फिर कोई मेरा खर्च हो सकता है, उसके लिए आप अभी से तैयार रहो। उसके लिए आप अभी से तैयार रहो कि आपको अचानक से दर्द महसूस ना हो और हार्ट अटैक आपको ना आए। हाँ, समझ। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको लॉस हो सकता है ना, उसके लिए अभी से तैयार होना शुरू। बट अगर कोई लगता है ना प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट होगा तो बुक कर लेना, होगा तो बुक कर लेना ना। सर एग्जाम्पल चाहिए अपने, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल समझो। मैं अगेन वही एग्जाम्पल दूँ जो मैंने जो क्लास में दे रखा है, ताकि बच्चे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, जो जो रेगुलर क्लास करा और वो लेक्चर सीख रहे हैं अभी। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मान लो आपने आपने स्ट्रीट होता है, स्ट्रीट पे आपने कुछ एक मान लो छोटा सा एक किताब उताब बेच दो, बुक्स बेच दो, आपने पूरा बिछा रखा है। ठीक है, एक एक कोने में आपने पूरा बिछा रखा है जहाँ पे बुक्स है पूरा। ठीक है, बहुत सारा वहाँ पर आप तरह तरह के बुक्स आप बेचते हो, बच्चों का पढ़ने के लिए बुक्स हो गया, अदर कॉमिक बुक हो गया, बहुत सारा बुक्स आप बेचते हो। ठीक है, वहाँ पर लगा हुआ है। क्या होता है, आपके पास एक बंदा आता है। ठीक है, वो बोलता है कि आपके पास जो भी मान लो छोटा सा कोई बच्चों का पढ़ने बुक, मान लो ज्ञान भारती बुक। ठीक है, ज्ञान भारती बुक आपके पास है क्या सर? तो आप बोलते हो हाँ बुक है, आपको कितना चाहिए बताओ। तो उससे प्राइस पूछता है, आप बोलते हो 50 रुपये एक का प्राइस है। तो देखो सर मेरे को ना 10 बुक चाहिए, ऐसा 500 रुपया बनता है। तो बोला देखो 10 ही बुक मेरे पास पड़ा हुआ है, आप बोलोगे दे दूंगा अभी। तो देखो अभी मैं पैसा लेके नहीं आऊँ, मैं इवनिंग में शाम को मैं आऊँगा, आप ये 10 बुक मुझे दे देना। कोई जान पहचान नहीं है आपका उससे, कुछ भी नहीं है, अचानक से आपको आता है, दिखता है कि सर बुक चाहिए, आप बोलते हो हाँ बुक अवेलेबल है हमारे पास। वो बोला 10 चाहिए, मेरे पास वो 10 ही है, आपको लेना ले लो। वो बोलता है सर मैं शाम को आता हूँ, 10 बुक ले लूंगा, आप प्लीज़ किसी को सेल मत करना। ये बोल के चला जाता हूँ। आप जानते हो नहीं उसको। ठीक है, ओके। फिर क्या होता है, आपके पास यही 10 बुक है, क्या हुआ, आपके पास कुछ ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, जो बोलता है सर मुझे ये 2 बुक चाहिए, ये ज्ञान गंगा बुक मुझे 2 चाहिए, ज्ञान भारती। तो क्या होता है, अब यहाँ पर ना आपको जैसे बोलते हो वो 2 बुक मेरे को चाहिए, आपको यह आता है उस बंदे का बात, वो 10 तो बोल गया लेगा। अब बताओ क्या आपका 10 ही बचा हुआ है, क्या आप सेल करोगे? क्या आप सेल करोगे? देखो जिसके दिमाग में आ रहा है कि सेल नहीं करेंगे ना, वो गलत है। मैं पक्का सेल करूंगा भाई। एक बात बताओ, क्या जो बंदा बोल लेगा आप उसको जानते हो? आप जानते हो उसको? सर एडवांस दे गया है? नहीं सर। यार नहीं आया तो गारंटी उसका आएगा ही आएगा वो? नहीं सर। तो भैया अगर प्रॉफिट शाम को होगा, बिकेगा शाम को ना, उसका एक्सपेक्टेशन शाम को रखना, सेल शाम को करना, लिख देना अलग से। अभी से पूरा लिखो का नहीं कहीं पे हाँ सेल हो गया शाम को ले चल जाएगा। समझता क्या मेरा बात को आप? तो जब तक कोई रेवेन्यू या प्रॉफिट हो नहीं जाता, आपको लिखना नहीं है तब तक। आपको सेल करोगे आप दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। और रियल लाइफ में यही करते भाई हम लोग, यही करते हम लोग हमेशा। ठीक है, सेकंड मान लो क्या हुआ, आप अब क्या हुआ, ये सुबह का बात है 10 बजे का, ये सब जो बोल ले गया वो 10 बजे सुबह का बात है। दोपहर में क्या हुआ, मान लो पूरा बादल घिर गया, वो भयानक वाला पूरा बादल घिरा हुआ है और बारिश हो सकता है। होगा होगा नहीं पता, होगा नहीं होगा नहीं पता अपने को, हो सकता है। और देखो अगर बारिश में भीग गया ये बुक्स तो खराब हो जाएगा, वो तो बेचना है भाई, बुक्स से खराब हो जाएगा ना। अब आप समझो चीजों को कि अगर अगर ये बुक भीग गया तो दिक्कत होगा। आप क्या करते हो, पूरे बुक को कवर कर देते हो। तो प्लास्टिक वास्टिक आपको होता है पूरा, आप पूरा कवर करते हो, या फिर जो कवर नहीं हो पाता है आप उसको समेट कर साइड में रख देते हो ताकि भीग ना जाए। बट अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर आपको कोई बोला था बारिश होगा? तो कोई आपको नहीं सर नहीं बोला था बारिश होगा। क्या बारिश सच में हुआ अभी तक? नहीं सर हुआ भी नहीं अभी तक, बट हो सकता है। और अगर हुआ तो सामान बर्बाद हो सकता है, मतलब लॉस हो सकता है। तो अगर लॉस हो सकता है, उससे बचाने के लिए हम लोग प्रयत्न करते, तो कोशिश करते हैं हमेशा कि भैया हमारा ये कोशिश रहेगा कि ये लॉस ना हो। हम लोग पहले से रेडी रहते हैं इन सब चीज़ों के। अब सोचो, आपको एक बंदा बोल दे गया हम लेंगे सामान, आप फिर भी उसके बात पे बिलीव नहीं करते हो, लेकिन बारिश कोई आपको बोला भी नहीं, आपको आसमान में दिखा थोड़ा बादल गरजा, आपने कवर कर दी। यही तो प्रूडेंस कौन सा ही बोलता है कि मान लो आपने किसी को अपने सामान सेल कर रहा है, तो बैड डेट होने का डर है, तो बोलते हैं हम लोग क्या कि भैया आप बना लो प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड एंड डाउटफुल डेट। क्यों बनाते हो आप? क्योंकि आपको डर है पैसा डूब ना जाए।
बट एक बात बताओ, कभी भी क्या आप प्रोविजन फॉर फ्रॉम क्रिएटर बनाते हो क्या, डिस्काउंट मिलने के लिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फ्रॉम क्रिएटर्स बनाते हो आप कहीं भी? क्योंकि वो आपके लिए फायदे का बात है। तो फायदा जब होगा एक ही बार रिकॉर्ड करने का प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कोई लॉस हो सकता है ना, तो उसके लिए आप अभी से प्रोविजन बनाना शुरू कर दो। आप एक्सपेक्ट ही मत करो ना पूरा 100% पैसा मिलेगा, और एक्सपेक्ट नहीं करोगे पूरा 100% मिल रहा, 5% आपको मान के चलो डूब ही जाएगा, और अगर दिन में 3-4% अगर डूब गया तो फिर वो दर्द नहीं होगा। समझ लो चीजों को आप, ठीक है? तो यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई भी लॉस अगर आपको लगता है कि हो सकता है, उसके लिए अभी से आप प्रोविजंस बनाना शुरू कर दो। लेकिन कोई प्रॉफिट है तो वो जिस दिन रियलाइज हो जाएगा उस दिन लिख लेना। और ये प्रॉफिट वाला बात ना जनरली पता है कौन बताता है हम लोग? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। वो क्या बोलता है कि प्रॉफिट जब रियलाइज हो जाए, जब मेटेरियलाइज हो जाए चीजें, तब तुम लिखना ना भाई। अभी क्यों लिख रहे हो? क्या प्रॉफिट हुआ है? आप समझो, यही एग्जांपल जिसको हम लोग फॉलो करके, हम लोग यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम लोग लिखते हैं स्टॉक के बारे में। आपके पास मान लो कि स्टॉक है, कुछ बचा हुआ आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, जिसका कॉस्ट आपके पास आता है मान लो 1 लाख रुपया। ठीक है, चलो होगा 1 लाख रुपया, ठीक है। और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जितना में बिक पाएगा मार्केट में, मान लो केस 1 मैं बोलता हूँ ये 90,000 है, और केस 2 मैं बोलता हूँ 1,05,000 है। मैं बात करता हूँ पहले केस 1 का, ठीक है, पहले बात करता हूँ मैं केस 1 का। चलो मैं केस 2 में हटा ही दूंगा ना। मान लो यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ, केस 1 में कितना भैया, 1 लाख का हमारे पास कॉस्ट है, और 90,000 का हमारे पास क्या है, एनआरबी है। तो आप चीज़ों को समझो, अगर मैं बोलता हूँ क्या ना कि यहाँ पर 90 का एनआरबी है, तो मतलब कितना बिक पाएगा मार्केट में, कितना बिक पाएगा, ये बिक पाएगा 90 में ही। इससे ज़्यादा में ये नहीं बिक सकता। ये कितना बिकेगा, ये 90 में ही बिकेगा। मतलब ये लॉस होना ही है, दिख रहा हो आपको? तो भैया एक काम को, जब आप बना रहे हो ना यहाँ पर, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक आप 90 लिखो ना, तो आपका जीपी ऐसे ही गिर जाएगा 10,000 से। मतलब आपने प्रोविजन बुक कर लिया अपने आप बिना कुछ बोले। बट अगर आप 1 लाख लिखते हो तो जीपी आपका बढ़ा रहेगा 10,000 से, और ये आप फालतू लिख रहे हो, आपको पता है नहीं बिकने वाला, तो लॉस होगा ना भैया। बनाओ प्रोविजन अभी से। कल ज्यादा बिक गया तो अच्छा बात है, सेल ज्यादा दिखेगा, प्रॉफिट अपना बढ़ जाएगा नेक्स्ट फिर से। अगर ज्यादा बिक गया तो बढ़िया बात है फिर तो। बट अभी एट द मोमेंट आपको पता चल गया ना कि 90 से ज्यादा नहीं बिकने वाला, अभी आपको लग रहा है ऐसा, ये वैल्यू अभी फिलहाल का है, तो आपको यही बुक करना चाहिए। ठीक है, अब उल्टा एग्जाम्पल लेता हूँ। अब क्या हुआ, मान लो सेकंड एग्जाम्पल मैं बोलूँ यहाँ पे, क्या सेकंड केस में ये 1,05,000 हो गया। तो सर अब तो 1,05,000 बिकेगा, पक्का 1,05,000 बिकेगा क्या सर? मैं यहाँ पर 1,05,000 लिख लूँ? अगेन नहीं, क्योंकि आप दिखा रहे हो कॉस्ट से ऊपर में बिकेगा, मतलब प्रॉफिट होगा 5,000 का। क्या अभी हुआ है? क्या अभी प्रॉफिट हुआ है? रियलाइज हुआ है आपको? नहीं सर। तो रियलाइज नहीं हुआ है तो आप लिख नहीं सकते हो, आपको 1 लाख लिखना पड़ेगा। इसीलिए आसान हो बात, हम लोग बोलते हैं लोअर ऑफ द फॉलोइंग। क्यों बोलते हैं लोअर हम लोग? 1 लाख और 1,05,000, उसका लोअर कौन है? 1 लाख। क्यों? फालतू का प्रॉफिट में रिकॉर्ड नहीं करना है। और 1 लाख और 90 में क्यों बोलते हैं लोअर हम लोग? 90 अगर रिकॉर्ड करें तो अपने आप 10,000 का प्रोविजन बुक हो जाएगा। अच्छा, इसलिए क्या? यस, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट सीखा हमने। एक क्या बोलता है, एक क्या बोलता है भैया अगर कोई लॉस होने वाला है प्रोविजन अभी से बना लो, बट प्रॉफिट्स के लिए वेट कर लो। जो हम लोग कौन समझाता ढंग से, रिलेशन कॉन्सेप्ट। रिलेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, प्रॉफिट करना है, वेट कर लो, जिस दिन हो जाएगा आप बुक कर लेना। रियलाइज हो जाए जिस दिन, मेटेरियलाइज हो जाए पैसा, आप बुक कर लेना ना। ठीक है, और देखो चीजों को। तो यहाँ का देखोगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, या फिर हम लोग बोलते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम। आपको पहले से एंटिसिपेट करके नहीं रखना है, बट शुड मेक प्रोविजंस फॉर द ऑल पॉसिबल लॉसेस। एग्जाम में एक बार ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आया हुआ, पता है कि आप ना डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर के लिए प्रोविजन क्यों नहीं बनाते हो? कौन सा कॉन्सेप्ट को ऐसे? तो भैया प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट शुड मेक प्रोविजन फॉर द ऑल पॉसिबल लॉसेस। इट इज नॉट प्रूडेंट टू काउंट द अनरियलाइज्ड गेन। 1,05,000 में होगा बट रियलाइज कहाँ हुआ रे भाई अभी तक? बट इट इज डिजायरेबल टू गार्ड द अगेंस्ट द ऑल लॉसेस। देखना क्या करते हैं हम लोग बचपन में, जब पापा देखने क्या करते हैं, कुछ एक पैसा सेव करना शुरू करते हो ना। मान लो बोलते दीदी की शादी है, ठीक है, या फिर तुम्हारे पढ़ाई में कुछ बड़ा खर्च लगने वाला, तो वो अभी से सेव करना शुरू करते हैं कि बड़ा एक एक्सपेंस आने वाला होगा, तो एकाएक कहाँ से लेकर आएंगे बताओ ना भाई। ठीक है, और देखो यहाँ ये क्या बोलते हैं समझो। बोलते हैं कि दिस कॉन्सेप्ट क्लोजली फॉलोज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर बात करें क्या नहीं है।
चेंज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइज। समझो जैसे मान लो क्या हुआ, अब ये क्या बोलना चाह रहा है समझो ध्यान से, इसको ये पढ़ाऊंगा ना ये और समझ में आपको आएगा तो क्या बोलता है। मान लो अगर मैं बोलता हूँ कोई मेरे पास एक एसेट है जिसका 1 लाख रुपया एसेट का वैल्यू है, मैंने खरीदा इसको 1 लाख में था, तो पता मैं ना इसको 1 लाख में ही वैल्यू करूंगा। मान लो इस एसेट का मार्केट में प्राइस हो गया 1,20,000 रुपया, क्या मैं इसको 1,20,000 में लिख दूं? क्या मैं इसको बेच रहा हूं अभी? क्या 20,000 प्रॉफिट हो गया मुझे? तो बोलता नहीं, तो हम लोग कॉस्ट कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना पड़ेगा, मुझे 1 लाख में ही लिखना पड़ेगा इसको हम। तो सर अगर 90 हो गया तो अब तो 90 में लिखेंगे नहीं, अभी भी 1 लाख में लिखेंगे क्या सर? अभी तक कुछ और बोले थे वहां पर। चलो समझाते हैं इसको, आ जाओ देखो ध्यान से क्या बोलता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है देखो, एक बात बताओ, आपके पास कोई एसेट है, मैं स्टॉक का बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर्स हो गया, कोई एसेट है जो 1 लाख का है, ठीक है, डेप्सन में चार्ज हम कर रहे हैं उसको ऊपर, ठीक है, 1 लाख का मान लो है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर क्या बोलता है कि देख भैया आपको इसको 1 लाख पे वैल्यू करना चाहिए, 1 लाख पे लिखना चाहिए। मार्केट में इसका प्राइस अभी 90 हो रहा है कि 1,10,000 हो रहा है, 1,20,000 हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको इसको सेल करके पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि स्टॉक को हमें सेल करके पैसा कमाना है, इसको हमको यूज करके पैसा कमाना है भाई। इसको यूज करके हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे हम लोग, उससे पैसा कमाना है भाई मेरे को। बात समझ में आ रहा है क्या? मुझे इसे बेच कर नहीं कमाना है। इसलिए बोलते हैं क्या कि मान लो तुमको लगता है 1,10 में तो नाचने लगो, सर मैं 10 का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट हो गया। एक बात बता, आज अगर तुम इसको बेच देगा, आज अगर तुमसे बेच देगा 10 प्रॉफिट हम बोलते हैं तुम्हारा हो गया, ए भाई कल तुमको फिर तुमको परचेस करना पड़ेगा, परचेस करेगा ना फिर से, वरना बताओ तुम काम कैसे करेगा। आज सोचो मैं क्या हुआ, मान लो ये आईपैड मैं सेल कर देता हूँ, क्यों? मान लो मैंने खरीदा इसको मान लो 50,000 में, आज इसका वैल्यू 60,000 है, मैं ना आईपैड सेल कर देता हूँ 10,000 प्रॉफिट पे, तो खुश हो जाऊं? मैं फिर पढ़ाऊंगा कैसे मैं? मुझे फिर चाहिए आईपैड, खरीदो फिर नया 60,000 का वापस अब तुम, तो वही तो बात हो गया फिर रे भाई, ये क्या नाटक चल रहा है? तो जब तक तुमको लगे नहीं बेच कर डाना, जब तक लग रहा है यूज करोगे ना, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे क्या कुछ हो रहा है, ये इसको आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं फर्क नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि मुझे 1 लाख रुपया मेरे पास है उसका वैल्यू, अगर तो मुझे 1 लाख का करना उसको भाई, बिना बेनिफिट लेना मुझे 1 लाख का। ये बात समझता आपको, बताओ ना। और अगर मार्केट में ज्यादा में बिक सकता है अगर वो, तो अगर मुझे मेरा इरादा अगर बेच के पैसा कमाने का है तो ये बात आ सकता है। मेरा इरादा सेल करके कमाने का नहीं, यूज करके कमाने का अगर है तो मुझे कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी को बैक करते हुए लेसन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जिस दिन सच में तुमको हो जाए प्रॉफिट उस दिन रिकॉर्ड कर लेना। और पुडिन भी तो यही बोलता था, पुडिन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो क्या बोलता है ये, एज पर दिस कॉन्सेप्ट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट उसका बात करना भाई, और ये फॉलो करता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी। क्या बोलता है ये, चेंज इन वैल्यू 10,000 रुपया अगर तुम्हारा अगर हो रहा है, अगर मान लो कमाई अगर जिस दिन रियलाइज हो जाए उस दिन रिकॉर्ड कर लेना। जाओ बताओ अब ये क्लियर है क्या बात? आप फटाफट बताओ, क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर सर। चलो अब नेक्स्ट हमारा 2 कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है फुल कॉन्सेप्ट? देखो जब मैं बोलता हूँ फुल डिस्क्लोजर ना, तो पता है हम लोग को ना सारा चीज बताना पड़ता है अपने स्टेक होल्डर्स को। आज समझो क्या होता है, मान लो मेरे कंपनी पे केस होके रखा है, मान लो मेरे कंपनी पे केस होके रखा है, और अगर वो केस हम लोग हार जाते हैं ना, तो इतना भयानक वाला पेनल्टी है कि हमारा गोइंग कंसर्न खतरा में आ सकता है, या फिर मान लो गोइंग कंसर्न खतरा में नहीं भी आया तो ह्यूज एक लॉस हमको हो सकता है। आप बताओ क्या आपके स्टेक होल्डर को ये बात जानना जरूरी है कि नहीं? बता, सर जरूरी है? क्यों जरूरी नहीं है सर? तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई अगर बात अगर है, जैसे मान लो केस होके रखा है, ठीक है, या फिर मान लो हमें हम लोग लाइक होता है ना, लोग अभी किसी पे हम लोग केस किए हैं बट हारने का असर ज़्यादा है हमें, ठीक है, हमारे ब्रांड वगैरह पे कोई केस कर रखा है, कोई बोल रहा कॉपीराइट का केस होकर रखा, कुछ भी ऐसा चीज़ अगर है, तो आपके स्टेक होल्डर्स को जानना बहुत ज़रूरी है ये सब बात, क्योंकि वो
इस बेस पे अपना डिसीजन चेंज कर सकता है। मान लो मैं कहीं पैसा लगाने के लिए रेडी हुआ था, फिर बाद में देखा जब मैं डिस्क्लोजर में ये सब चीज़, बाबा कांड होकर रखा कंपनी में सब, तो मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा, जाओ यहाँ से। डिसीजन का चेंज हो रहा, मेरा समझ में आ रहा है क्या आपको? तो मुझे हर समय ये चीज़ चेक करना पड़ेगा कि जो जो चीज़ें हैं कंपनी में, सबका डिस्क्लोजर होना मांगता है। बट देखो फुल डिस्क्लोजर मतलब ये नहीं है कि आप हर एक बार डिस्क्लोज कर दो। आप क्या करो, हर एक छोटा छोटा बात का डिस्क्लोजर कर रहे हो, हमारा एसेट इतना नहीं चलेगा। अब मान लो क्या हुआ, सच में कोई केस हुआ है, अब केस में हार गया तो मुझे 500 रुपये देना पड़ जाएगा। भाई क्या फर्क पड़ता है यार? देखो आप ना ऐसे मत सोचो कि केस हुआ है, समझो केस से आपका आउटकम क्या आने वाला है, ये भैया पेनल्टी 500 रुपये का है, घंटा फर्क पड़ जाना मेरे को 500 रुपये से, फिर तो बताओ दे दूंगा पेनल्टी यार 500 रुपये का, और 500 करोड़ हुआ तो खेला खत्म। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है पता है? सब कुछ डिस्क्लोज कर दो, लेकिन बीच में पता कौन आता है? मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। पता कौन आता है बीच में? बीच में आता है मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है सुनो, फुल डिस्क्लोजर मतलब हर कुछ मन नहीं आके पूरा बता दो। जिन जिन तो जो चीज पढ़कर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है चीजों से, तो कम सेंस नहीं बनता है। ऐसा चीज बताओ जिससे कुछ फर्क पड़ जाए, बात समझता है? समझो जैसे एक एक एग्जांपल क्या होगा। मान लो क्या हुआ, यहाँ पर एक बंदा, एक ये प्रिया, ठीक है, और एक लड़का है मान लो राहुल, ठीक है, दोनों का शादी का बात चल रहा है। बट राहुल ना ऑलरेडी मैरिड है, ये बात पता नहीं है प्रिया को और उसके घर वालों को। एक बात बताओ, क्या राहुल का डिस्क्लोजर देना बनता है कि नहीं? ये ऑलरेडी मैरिड है। सर कुछ करना चाहिए सर इसको, तो बताओ। जैसे प्रिया पूछी नहीं थी इसलिए नहीं बताया, पागल है क्या? प्रिया पूछी नहीं थी नहीं बताया, ये क्या नाटक होता है? डिस्क्लोजर करना हमारा जिम्मेदारी है भाई, और समझ में आ रहा है क्या? क्या इस डिस्क्लोजर से प्रिया और उसके घर वालों का डिसीजन चेंज हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है। तो ये मटेरियल है इसका मतलब। अगर स्टेक होल्डर का डिसीजन चेंज करवा सकता है कोई चीज, अगर इन्फ्लुएंस कर सकता है उसके ऊपर, अगर तो ये मटेरियल है, बताना जरूरी है। और समझ में आ रहा है क्या? ये समझो क्या हुआ, अब राहुल एक बिजनेस करता है, उसमें मान लो ना उसको एक बहुत बड़ा लॉस हो चुका है जिससे वो बर्बाद हो सकता है। अगेन क्या उसके घर वालों को बताना जरूरी था? ऐसा ऐसा बात है, जरूरी था, डिस्क्लोजर जरूरी था। लेकिन मान लो कि ऐसा लॉस हुआ है जिससे उसको 1000 रुपये देना पड़ेगा, क्या बताओ ये मटेरियल बात है? 1000 रुपये से क्या प्रिय और उसके घर वाले चेंज होगा? ए नहीं सर, बात समझता है क्या? या फिर मान लो क्या हुआ, राहुल जो है ना ये प्योर अल्कोहलिक पर्सन है, भयानक वाला, अंधाधुन मतलब ये रखता है, हर हर मतलब वीकेंड छोड़ो वे, हर हर रात ये पी लेता है, ये धूम बराबर धूम शराबी कर रहा है रात को डेली पी कर। ये बात डिस्कस करना जरूरी था, ठीक है। मान लो बोलता है क्या प्रिया, लोग सपाटा है क्या कि ये बोलता है कैसे, मान लो कि सर प्रिय बोलता है इससे घर वालों को, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, रानी की तरह रखूंगा। बाद में पता चलता है रानी कौन है, इसकी दूसरी वाइफ, मतलब जो पहली वाइफ है इसकी, रानी तरह रखूंगा, बोलता रखूंगा। अब मेरा दोस्त नहीं है भाई, मैं तो बड़े बार रानी तरह रखूंगा। तो चीज़ों को सही तरह से भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये सब बताओ जो सब पार्टी के ये सब चीज़ को करो। तो यहाँ तो समझो क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि देख भैया, अगर अगर कोई चीज़ ऐसा है जो यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, सारे बातों को डिस्क्लोज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो फाइनेंशियल क्या होता है, वो लोग जैसे मान लो मैंने रिलायंस आपको दे रखा है, ये रिलायंस का फाइनेंशियल, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये समझो इसमें आप अगर आओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या है स्टैंड लोन, ये छोड़ दो अभी, स्टैंड लोन क्या होता है कंसिडर तो छोड़ो, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रखा है ना, देख लो यहाँ पे से 55 नंबर पेज आओ, एक बार मैं दिखा दूँ। देख लो ये एक ऑडिटर का रिपोर्ट, ऑडिटर कौन है सर? हमारे जैसे सीए, ये तो बनता है ऑडिटर। देख लो इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये नाम देखो कैसे इंडिपेंडेंट, क्या होता है सर ये सब चीज़? पढ़ोगे ऑडिट में आप, अगर मैं वो पढ़ोगे। देख लो यहाँ पर ये बंदा साइन करवा के रखा है, ये चीज़ ये है,
अब पता है ये जब यहाँ पे साइन करके रखा है ना, इसको ये एश्योर करना पड़ता है चीज़ों को, ये सारा कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना सब कुछ फॉलो हुआ है। और ये लिखता भी है, पता है लोग, देखो ये जैसे बैलेंस शीट इनका, ये ठीक है, ये P&L है इनका। तो आप अगर देखो ना यहाँ पर, देखो यहाँ पे साफ साफ देखो लिख, और ध्यान से पढ़ते क्या लिखा हुआ है, ये बंगला अंग्रेजी। These financial statements have been prepared to comply with the generally accepted accounting principles in India। फॉलो हो रहा है जो AS नोटिफाइड है उन सब के हिसाब से बनाए हैं। These financial statements are prepared on accrual basis। हमारा accrual basis का मतलब क्या होता है? अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट में हमारा क्या एसेट्स वगैरह सब हम लोग का दे रखा है। हाँ बट कुछ एक हमारा रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है, पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर आएगा तो कुछ एसेट्स अगर रिवोल्यूशन कॉन्सेप्ट में है तो उन लोग का कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो पाता, वहाँ पे अलग मैटर हो, समझेंगे हम लोग। समझ रहे क्या चीज़ों को? तो हम लोगों को ये सब चीज़ फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो भी डिस्क्लोजर चाहिए होगा ना, ये लोग बताया होगा यहाँ पर भी, ठीक है। कोई चीज़ जैसे मान लो एसेट के लिए डिस्क्लोजर चाहिए, सब बताएगा। कोई एसेट का लाइफ खत्म हो चुका है, ठीक है, तो डिस्क्लोजर देना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमें। बट हर एक बात आके तुम यहाँ पर चिल्लाने नहीं लगो, इसलिए मैटरिटी कॉन्सेप्ट आता है हर चीज़। जैसे मान लो अगर तुमको प्रोविजन मानना है, मैटरिटी कॉन्सेप्ट सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए नहीं है, मैटरिटी कॉन्सेप्ट सबको सबके लिए है। तो मान लो आपको एक प्रोविजन बनाना है, आपको लग रहा है बैड डेट हो जाएगा, आपको लगता है लॉस हो जाएगा, 5 करोड़ का सेल लगता है आपको 200 रुपये का लॉस हो जाएगा। क्या बताओ, मटेरियल है, 5 करोड़ का सेल में 5 करोड़ का डेटर मर ड्यू है आपका, 200 रुपये का लॉस आएगा, इसके लिए बैठ के प्रोविजन बनाओगे, अच्छा लगेगा? बताओ। छोड़ दो भाई, मटेरियल नहीं है तो जो चीज़ मटेरियल है ना फुल्ली इग्नोर हो जाएगा वो चीज़। तो आपने जितना पास सब इग्नोर हो जाएगा अगर वो चीज़ मटेरियल नहीं है आपका। तो मटेरियल मतलब क्या? विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। और देखिए क्या बोलते हैं, पहले पढ़ते फुल डिस्क्लोजर पढ़ते क्या क्या बोलता है। दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स अ बिजनेस टू रिपोर्ट ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स। बट अगर आप लास्ट में पढ़ो यहाँ पे मैटरिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैटरिटी परमिट्स अदर कॉन्सेप्ट टू बी इग्नोर्ड। सब इग्नोर हो जाएगा, अदर फिर उसका बात नहीं कर रहे, अदर भी इग्नोर हो जाएगा अगर इफ द इफेक्ट इज नॉट कंसिडर मटेरियल। अगर इसका जो इफेक्ट पड़ने वाला है, इसका आउटकम जो आने वाला है, इससे हमें घंटा ना का फर्क पड़ सकता है, तो भैया ये प्रिंसिपल जो है ना, ये एक्सेप्शन है कि सब फुल डिस्क्लोजर का। तो बोला सब बताओ, सब बताओ, सब क्यों बताऊँ भाई मैं, सब क्यों बताऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस सब बात को बताने का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या हो रहा है डुअल एस्पेक्ट? देखो हर ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं ना, इन सब का डबल इफेक्ट होता है, इन सब का डबल इफेक्ट होता है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि इसका जो डुअल एस्पेक्ट है, दो एस्पेक्ट जो यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, दोनों को लिखना पड़ता है हम लोग को। जैसे मान लो क्या होता है, देखना कोई भी ट्रांजेक्शन कर लो, कोई भी ट्रांजेक्शन लास्ट में ना अकाउंटिंग इक्वेशन वाला मैच कर जाता है वो चीज़। क्या हो रहा है सर अकाउंटिंग इक्वेशन? ये पढ़ो जिंदगी में, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी, ये हमेशा फॉलो होता है। एसेट्स इक्वल टू व्हाट? लाइबिलिटी, ठीक है। ये कैसे क्या सब समझाऊंगा। मान लो कोई एग्जांपल लेता हूँ, मान लो क्या मैं बोलता हूँ, क्या ना मैं बोलता हूँ क्या कि मान लो कैपिटल आया बिजनेस में, आप क्या बोलोगे? आप लोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्यों? कैपिटल लाइबिलिटी है इसलिए यहाँ पे दिखाते। मान लो 10,000 रुपया है, 10,000 लगा बिजनेस स्टार्ट करा मैंने, तो अगर आप मिलाओ देखो यहाँ पर एसेट कितना बड़ा है? 10,000 से, ठीक है। लाइबिलिटी भी कितना बड़ा है? 10,000 से। दोनों मैच कर रहा है क्या? हमेशा मैच करेगा, हमेशा। मतलब समझो कि कैसे मैच होगा बताओ। अगर एक एसेट बढ़ रहा है, अगर एक एसेट बढ़ रहा है तो मैच करने क्या होना चाहिए? लाइबिलिटी भी बढ़ना चाहिए। या फिर क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है कि अगर एक एसेट बढ़ रहा है दूसरा एसेट घटा दो तो इफेक्ट जीरो हो जाएगा। मान लो क्या हुआ, मैं बोलता हूँ क्या, मैंने एक एसेट परचेज किया है ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, तो क्या होगा? मैशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर मैशनरी, वेंडर जो भी उसका होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, एक एसेट बढ़ा तुम्हारा मान लो 5,000 का, तो भाई लगे हाथ तुम्हारा लाइबिलिटी भी तो बढ़ गया 5,000 का। क्या ये मैच कर गया? हाँ सर मैच कर गया। ये क्या ऑप्शन था कि भैया मैशनरी अकाउंट डेबिट टू मैं बोल दूं कैश और बैंक, तो भी अगेन 5,000 का। तो देखो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ ये होगा कि 5,000 हमारा एक एसेट बढ़ा तो भैया 5,000 दूसरा घट भी तो गया, ये जीरो, इसमें कुछ नहीं हुआ, फिर भी मैच कर रहा। तो तुम आप कुछ भी कर लो ना, डुअल एस्पेक्ट तो होगा मामा, कुछ भी कर लो डुअल एस्पेक्ट तो उसका होगा, ठीक है ना। दो अकाउंट से अफेक्ट होगा ही, डुअल एस्पेक्ट आपका पड़ेगा। मतलब एक एसेट बढ़ा दूसरा घटेगा, एक एसेट बढ़ा तो लाइबिलिटी बढ़ेगा। बात समझते हैं आप?
ऐसे नहीं होगा कि एक एसेट बढ़ रहा दूसरा भी एसेट ही बढ़ रहा और लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, ऐसा कभी कैसे नहीं हो सकता? ऐसे कैसे होगा बताओ आप बोलते हो सर हमारा मान लो कैश बढ़ गया, हाँ बोल रहा हूँ कैसे बढ़ा, तुम बताओ कैसे बढ़ा, तुम बताओ ना कैसे बढ़ा। सर कैश हमारा बढ़ा क्योंकि हमने सेल किया। अच्छा बात है, सेल कहाँ जाएगा, सेल से जीपी होगा, जीपी से एनपी होगा, एनपी हमारा कैपिटल में ऐड होगा, लायबिलिटी फिर से बढ़ जाएगा, लायबिलिटी हमारा फिर से बढ़ जाएगा। समझ रहे क्या चीज़ों को? ठीक है, तो भी देखो क्या होगा यहाँ पर हमारा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी मैंने कहा, ठीक है। बट तुम ये समझ में आया कि अच्छा सर एसेट इक्वल टू लायबिलिटी में मैं अगर बोलूँ लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी तो वही है, हाँ लायबिलिटी बोलते सुन लो, चलो अर्थ लेते हैं कैपिटल। और कैपिटल अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट भी तो इसी में आ जाएगा। प्रॉफिट आएगा यहाँ पर, हाँ सर आएगा। अब समझो अगर मैं बोलूँ आपको एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट आता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यही ना है, ये तो होता है। तो मैं अगर आपको ऐसे बताऊं कि ए इक्वल टू एल प्लस कैपिटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस तो भी चलेगा। और अगर मैं बोलूं आपको एसेट एक्सपेंस को यहाँ आप ले चले हो तो एसेट प्लस एक्सपेंस इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। अब आप दुनिया कोई भी ट्रांसफर बोल दो मैं आपको इससे मिला दूंगा, आप कोई भी ट्रांसफर ले लो दुनिया का। सर मैंने सैलरी पे करा है, ठीक है कितना पे किया बताओ, मैंने सर सैलरी पे किया है, समझ लो 50,000 का सैलरी था, इसमें से हमने क्या करा है सर, सर पे कर दिया है उसमें से 50,000 में से 40,000 का हमने पेमेंट करा है सर, ओके। बैंक कितना है बताओ 40, और सर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी सर पेमेंट नहीं हुआ है 10 का, ओके। तो देखो क्या क्या इफेक्ट है पढ़ दो, खर्च कितना बढ़ा है, खर्च बढ़ा है 50,000 का, ओके। तो एसेट कुछ नहीं बढ़ा है, एसेट घटा तो है, कितना घटा है 40,000 का एसेट घटा है तो -40, ठीक है। खर्च कितना बढ़ गया है 50, लाइबिलिटी कुछ हुआ क्या, हाँ सर लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने पे नहीं करा तो लाइबिलिटी हमारा बढ़ गया 10,000 से, बट कैपिटल में अभी कुछ नहीं हुआ है, रेवेन्यू में भी अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। सर कैपिटल बढ़ेगा ना प्रॉफिट आएगा तो भाई, तो वो ब्रेक कर दिया ना रेवेन्यू और एक्सपेंस, प्रॉफिट तो उसी में आ जाएगा। अब समझो क्या होगा यहाँ, समझो यहाँ पर आ रहा है +10,000 रुपये और यहाँ भी कितना आ रहा है +10,000 रुपये, क्या मैच कर रहा है ये मैच कर रहा है। अब दुनिया कोई ट्रांसफर सब मैच कर जाएगा इसमें, आप सब कुछ मैच करेगा इसमें आपको। डुअल एस्पेक्ट हमारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन को ये पूरा पूरा फॉलो करता है, ठीक है। आप पता है आपको डेबिट क्रेडिट में कभी दिक्कत है ना, यहाँ से निकाल सकते हो, पता है कैसे, अगर इस साइड में कोई चीज़ अगर इस साइड में कोई चीज़ अगर बढ़ रहा है तो ये डेबिट है, और घट रहा तो क्या है क्रेडिट है, तो अपोजिट कर। और यहाँ अगर ये बढ़ रहा है तो क्रेडिट है, घट रहा तो ये डेबिट है। फिलहाल देखो क्या हुआ, एक्सपेंस बढ़ा, आपने 50,000 का डेबिट किया, घटा क्या आपका बैंक बैलेंस, आपने कर दिया इसको। और अगेन लाइबिलिटी बढ़ा है तो क्रेडिट करना आपको, आपने देखो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको कहीं लॉजिकली कहीं बता रहा तो, ठीक है। और पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज कोर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ऑब्वियस बात है अकाउंटिंग इक्वेशन और ये हमारा कोर है डबल एंट्री का। जैसे देखो क्या होता है, इट इंक्रीजेस वन एसेट एंड डिक्रीजेस अनदर, ऑब्वियस बात है जो हम लोग पढ़ा अभी मैसनरी वाला एग्जांपल, मैसनरी परचेस किया एसेट एक बढ़ा बट दूसरा घट भी तो गया मेरा बैंक बैलेंस। फिर दो क्या है, इट इंक्रीजेस एन एसेट एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीज अ लायबिलिटी, हो सकता है ना ऐसा, बताओ ना, होता है ना ऐसा, मैंने एसेट खरीदा क्रेडिट में तो मेरा एसेट क्या हुआ, मेरा मैसनरी बढ़ा बट लायबिलिटी भी साथ में बढ़ गया मेरा, ठीक है सर। इट डिक्रीजेस वन एसेट एंड डिक्रीजेस लायबिलिटी, एक एसेट भी घटा एक लायबिलिटी भी घटा, हाँ हो सकता है सर मैंने क्रेडिटर को पैसा पे कर दिया, क्या होगा क्रेडिटर मेरा घट गया, मेरा बैंक बैलेंस भी मेरा घट गया, चलेगा सर। इट इंक्रीजेस वन लायबिलिटी एंड डिक्रीजेस अदर लायबिलिटी, ये बता दो मजा आ जाएगा, एक लायबिलिटी घट रहा है दूसरा लायबिलिटी बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, जैसे बात करेंगे हम लोग, एक मिनट बात करेंगे अभी हम लोग। ये देखो क्या, इट इंक्रीजेस लायबिलिटी इंक्रीज इन एसेट, तो ऊपर वाला बात तो हो गई, तो वो रिपीटेशन है इसका, लायबिलिटी बढ़ रहा है और एसेट भी बढ़ रहा है, तो वही हो गया ना, उधार में सामान खरीदना हमने, और ये सेकंड वाला का एग्जाम। अब बताओ ये क्या है, एक लायबिलिटी बढ़ रहा है एक एसेट बढ़ाओ, दूसरा लायबिलिटी घट रहा है, ये क्या मतलब होता है। तो समझो इसका एग्जांपल क्या है, मान लो हमने एक HDFC बैंक से हमने लिया था लोन, ठीक है, HDFC बैंक से हमने लिया था लोन, अब मान लो 10 लाख रुपये। अब मान लो HDFC का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था लेट 12%, और क्या हुआ है आज मेरे को ICICI बैंक ऑफर दे रहा है कि आप इस लोन को सेटअप कर दो हमारे यहाँ से लोन लेकर, मैं आपको 11.3% रेट पे दे दूंगा, तो आपका 0.7% आपका बचेगा। भाई
बड़ा मार्जिन हो जाता है, फिर बड़ा लोन में 5% नहीं, बड़ा मार्जिन हो जाता है। सेटल करने का ऑप्शन मुझे दे रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर लोन, ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझो क्या होगा, मैंने आईसीआईसीआई बैंक से एक मैंने लोन ले लिया, इससे क्या हुआ, मैंने एचडीएफसी का लोन मैंने खत्म कर दिया। तो क्या होगा, इंक्रीज हुआ एक लाइबिलिटी, तो आईसीआईसीआई का लोन मेरा इंक्रीज होगा लाइबिलिटी, बट साथ ही साथ हमारा, सॉरी ऊपर था ना, ऊपर, और डिक्रीज भी तो एक लाइबिलिटी ना, एक एचडीएफसी का लोन तो खत्म भी तो मेरा हो गया, ये चलता है। क्लियर है? चलो, अब लास्ट हमारा बचा हुआ अकाउंटिंग कन्वेंशन, जिसका हम लोगों ने 3 है तो 2 हमने ऑलरेडी कर रखा है, बस ये बचा कंसिस्टेंसी। तो क्या है अकाउंटिंग कन्वेंशन, क्या होता है सुनो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ना वो सब एजम्पशन है जिसके बेस से अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। बट समझो कन्वेंशंस ना ये इमर्ज हुआ आउट ऑफ प्रैक्टिसेस, जैसे पहले क्या था, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट था, बट धीरे धीरे बात समझ में हम लोग को आया कि भाई ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, एक चीज तुम बताओ, अगर सब कुछ डिस्क्लोज करते बैठ गया, अगर यार जो यूजर पढ़ रहा उसको दिमाग खराब होगा, सब कुछ पूरा पढ़ेगा, यार ये मेरे काम का ही नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है, भाग यहाँ से, तो दिमाग खराब होगा, बताओ तो तुम। हाँ, तो हमें जरूरत लगा कि नहीं एक काम करते हैं, हम लोग एक कॉन्सेप्ट लाते हैं ऐसा जिससे हमारा यूजर्स का टाइम बचेगा, तो मेटरिटी कॉन्सेप्ट का बात उठा, जो क्या हुआ कि देखा नहीं, सिर्फ उन सब बातों को डिस्क्लोज करो जो हमारा क्या हो रहा बताओ, जो क्या हो रहा बताओ हमारा जरूरी है, इन्फ्लुएंस कर देगा डिसीजन को, उसका बात करो सिर्फ भाई। जैसे रिलेशन कॉन्सेप्ट था हमारा, वो क्या बोलता है, रिलेशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर कोई प्रॉफिट है मटेरियलाइज हो तभी लिखो, लेकिन लॉस के लिए अलग से प्रोविजन बनाओ, ये कहाँ को तुम बोला, तो पूरे कॉन्सेप्ट है उसके लिए। तो ये सब ना इमर्ज हुआ आउटर प्रैक्टिस से, अकाउंटिंग करते करते हम लोग समझ में आया कि नहीं ये सब होना जरूरी है, जो रियल लाइफ का प्रॉब्लम फेस किया हम लोग ये सब होना जरूरी है, और इन सबको धीरे धीरे हम लोग एक्सेप्ट ही कर लिए हम लोग आज के टाइम पे। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, जो पहले से था तो नहीं बट इमर्ज हुआ आउट ऑफ प्रैक्टिसेस, करते के समय हम लोग ये होना जरूरी है, फिर इसको सबको एक्सेप्ट भी कर लिया इनसे। और देखो क्या बोलते हैं, तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस emerge out of the accounting practices adopted commonly known as accounting principle adopted by the various organization over a period of time। तो टाइम लगा हम लोगों को, बट धीरे हम लोग इन सबको एक्सेप्ट हम लोग कर लिए। फॉलोइंग आर सम अकाउंटिंग कन्वेंशन, क्या क्या, पहले तो क्या था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये पढ़ लिया हम लोग। सेकंड हम लोग इसको ही पढ़ लिया हम लोग, ये हो गया। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है, देखो हम लोग ना अकाउंटिंग जब करते हैं तो उसमें ना बहुत सारा सा चीज आता है हमारा, जहाँ पर ना जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब जहाँ मान लो ना हमें कोई काम करने का मान लो ऑप्शन है, जैसे इन्वेंट्री हम लोग वैल्यू करते हैं, अब उसमें ना तरीका है, इन्वेंट्री पर्सन चैप्टर भी हम लोग को पढ़ेंगे, हम लोग वहाँ पर भी हम लोग वहाँ ना मान लो तरीका है कि हम लोग इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करें। अब वहाँ पर इफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो है, सिंपल एवरेज है, वेटेड एवरेज है। अब मान लो तुम तो कोई एक चीज चूज करोगे, कोई एक मिनट तुम चूज करो। अब सोचो क्या होता है, अब ईयर आफ्टर ईयर मेथड्स को ना बदलो मत, वरना लोगों को दिक्कत होगा तुम्हारा अकाउंटिंग फॉर्मेशन को समझने में। तुम कभी कोई पॉलिसी फॉलो करते हो, तुम कभी कोई पॉलिसी तुम फॉलो कर देते हो यार, इससे लोगों को दिक्कत हो रहा है चीजों को समझने में। तुम लोग बोलते हैं क्या कि ईयर आफ्टर ईयर तुम क्या करो, तुम पॉलिसी तुम सेम रखो, चेंज नहीं करो, तो कभी चेंज नहीं होगा। हाँ चेंज हो सकता है, देखो अब अगर जरूरत पड़ा चेंज हो सकता है, मान लो ऐसा अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट हो गया, मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया, अमेंडमेंट आ गया, मान लो लॉ चेंज हो गया, अब तुमको करना ही पड़ा दूसरा मेथड। जैसे पहले क्या था, हम लोग ना जब पढ़ेंगे हम लोग समझेंगे वहां पर ना कि हम लोग के पास जो इन्वेंट्री का तरीका ना वैल्यू करने का, मुझे पता है क्या था, उसमें 4 मेथड था, पीफो, लीफो, सैम वैम, पीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज और हमारा वेटेड एवरेज। लेकिन आज के टाइम में लीफो फॉलो नहीं होता है ना, सिंपल एवरेज होता है, कोई हो रहा अभी फीफो और वेटेड एवरेज। बट मान लो कोई पहले से अगर लीफो फॉलो कर रहा होगा, उसको जब चेंजेस आया, चेंज तो करना पड़ेगा उसको, तो अब AS2 मना कर दिया उसको, तो चेंजेस तो करना पड़ेगा अब। तो अगर चेंजेस करना पड़ रहा है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर लॉ, तो अलग बात है, तब चेंज करो, जरूरत है चेंज करो, लेकिन जनरली चेंज नहीं करो। और अगर चेंज हुआ है तो डिस्क्लोज कर दो कि इस पर्टिकुलर पीरियड में ये पॉलिसी चेंज किया और इससे हमारा ये इफेक्ट पड़ा, मतलब प्रॉफिट, या तो मान लो तुम्हारा इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ गया अगर, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बताना पड़ेगा। तो देखो हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं ना, तो इसमें हमारा 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, जो तुम नहीं भी बोलो तो हम मान लेंगे ये होगा ही होगा। तो पहला होता है उसमें गोइंग कंसर्न, तुम नहीं बोलो तो हम क्या मानेंगे, गोइंग कंसर्न है। समझो जैसे क्या हुआ, मान लो मैं बोलता हूँ कि अब अपना नेक्स्ट क्लास है परसों, मान लो आज क्लास था सब कुछ, नेक्स्ट क्लास है अपना परसों, बट जब मैं तुमको ये बात बोलता हूँ कि अपना नेक्स्ट क्लास है परसों, पता है एक एजम्पशन चल रहा है बैक ऑफ द माइंड, पता है क्या, कि परसों मैं सही रहूंगा, मेरा हेल्थ एकदम ओके रहेगा, कि मैं आके क्लासेस कंडक्ट करा सकूं, मैं आके क्लासेस अपन ले सकूं, आपको पढ़ा सकूं।
बट एक बात बताओ, 2 दिन में हो सकता है मुझे थोड़ा फीवर मान लो आ जाए, या फिर कोई भी हेल्थ इशू है जो मैं नहीं पढ़ा पाऊं, हो सकता है ना, ऐसा बताना, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज तो है ना। बट आप ये मानकर चुपचाप अच्छे बच्चे का घर चले जाते हो, सब कुछ सही रहेगा और हम आके फिर से पढ़ लेंगे। पर बताओ, कोई जाते वक्त ये बात अपने टीचर से पूछेगा, सर आप तो बोल दिए परसों क्लास है, हम जा भी रहे हैं, हाँ सर आप सही रहेंगे उस दिन? आप लिख के दिए सर आपको बुखार उखार कुछ, आप लिख के सर आ जाएंगे पढ़ाने आप, तो इतना ऐसा लाफा दूंगा ना अभी, भाग यहाँ से। भाई अगर गोइंग कंसर्न अफेक्ट हुआ, मैं खुद से बता दूंगा ना यार कि गोइंग कंसर्न अफेक्टेड है मेरा, मैं नहीं आऊंगा पढ़ाने, मैं बोल दूंगा आपको ना। तो गोइंग कंसर्न हम लोग यही मानते हैं कि होगा, हमेशा रहेगा जब तक वो अगला चला के ना बोले। तो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, हम लोग एज्यूम करते गोइंग कंसर्न है अनटिल एंड अनलेस डिस्क्लोज नहीं किया हो कि हमारा गोइंग कंसर्न है। दूसरा होता है हमारा एक्रूअल। एक्रूअल का मतलब क्या है कि अगर हम कुछ नहीं भी बोल रहे, ये मान लो कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे ही हम लोग बुक्स बना रखे हैं, मतलब क्या, कैश बेसिस से बुक्स नहीं बनाए हम लोग, एक्रूअल बेस से बनाए, ये तुम एज्यूम करके चलो, फंडामेंटली एज्यूम्ड है, अगर नहीं होगा तो मैं लिख दूंगा कैश बेस पे हुआ है। और थर्ड है कंसिस्टेंसी। अगर मैं नहीं लिखता हूं तो ये ऐसा तुम मानना पड़ेगा तुमको कि कंसिस्टेंट रहा हूं मैं, इसमें मेरा कोई भी दिक्कत नहीं, मैंने कोई पॉलिसी चेंजेस नहीं किया, अगर चेंज किया होता तो मैं डिस्क्लोज करता, मैंने नहीं किया, मैं डिस्क्लोज नहीं करता। क्लियर है चीज? तो ये तीन ना यहाँ देखो दिया हुआ, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, ये जानना आपको जरूरी है। तीन क्या है? गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, कंसिस्टेंसी। मतलब क्या गोइंग कंसर्न? मतलब हमारा बिजनेस अभी कंटिन्यू होगा, बंद करने कोई ऐसा इरादा नहीं है, ना कोई जरूरत है हमको। एक्रूअल का मतलब क्या? जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेरा बनाया हुआ है ये एक्रूअल बेस से बनाया हुआ है, कुछ नहीं बोलूँ तो भी तुम मान लेना। और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज मैंने फॉलो कर रखा है, लास्ट ईयर फॉलो किया, तो इस ईयर पॉलिसी में कोई चेंजेस मेरा नहीं है, अगर होता तो मैं डिस्क्लोज करता, होता तो मैं डिस्क्लोज करता, अपने मन से नहीं मान लेना कुछ भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3-4 एग्जांपल जो मैंने आपको लिए पे, सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो क्या बोलते हैं बताओ इसको हम लोग, ये करते हैं हम लोग, बोलते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्यों बोलते हैं ऐसा हम लोग? समझो, क्योंकि भले ये खर्चा अभी पेमेंट नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है भाई, आज ना कल ना परसों पेमेंट तो होगा, और इसके बिहाफ में तो 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा, एक अकाउंटिंग पीरियड खर्चा है, एक्रूअल बोलता है बुक कर लो, तो पीरियड कॉन्सेप्ट आया, एक्रूअल कॉन्सेप्ट आया। मैचिंग क्या बोलता है इसमें कि देख भैया, मैचिंग ये बोलता है कि देख भैया, तुमने इसके रेस्पेक्ट में जो होने वाला रेवेन्यू तुमने बुक कर लिया है, अब इसका एक्सपेंस भी तुम करना पड़ेगा। ये पा रेंट प्रीपेड के लिए है, ठीक है, ये सब एडजस्टमेंट हमारा फाइनल अकाउंट आएगा, वहाँ भी समझेंगे। रेंट प्रीपेड क्या होगा? आपने एडवांस पे किया है, आपने एडवांस पे कर दिया भाई, तो यहाँ पर आपको हटा हुआ प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो अगर मान लो आपने रेंट दिखाया होगा मान लो 1,15,000 है, तो मैं क्या बोलूँगा, 15 हटाओ, आपका बाकी ये जो ये आपका है ना, इसके बिहाफ में अभी तक रेवेन्यू बुक हुआ नहीं है, और एक्रूअल का मानो तो अभी तक ये खर्च हुआ नहीं है, नेक्स्ट ईयर खर्च होगा, नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड करना। अभी इसको मान लो कि ये आपका एसेट्स है, एसेट मान के उसको आप रखो वहाँ। बोलो क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अगर है, ठीक है, तो ये चैप्टर पे खत्म होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ना कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है ना, आपको ये चैप्टर कैसा लगा। ठीक है, क्लियर अगर है तो कमेंट बताओ, नहीं अगर है कुछ सर डाउट अगर आ रहा कमेंट करो, ताकि मैं उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इस चैप्टर हम लोग करना है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। आई होप आप लोग को तक का सबको नोट चुका होगा। अगर आप लोग किसी को मिला है तो प्रीवियर बैच के जितने लेक्चर्स आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल आप फिल कर दो, आपको मिल से जल्द, ठीक है।